काइनेज प्रोटीन, ये चेक पॉइंट फर्स्ट और चेक पॉइंट टू सेकेंड इसको रेगुलेट करती है। साथ ही सेल डिवीजन में जो सेल साइकिल है उसको भी रेगुलेट करती है, अर्थात कोशिका इस टाइम पे किस फेज में पाई जाएगी, एम फेज में, एस फेज में, G2 फेज में। तो उसका भी जो डिसीजन है वो CDK करती है। अगर ह्यूमन बॉडी में CDK प्रोड्यूस कम हो जाए, कम मात्रा में, तो जो जीवन से है डिवीजन के दौरान एस फेज में कोशिका प्रवेश नहीं कर पाएगी और जीवन स्टेज में एस स्टेज में ना जाकर वो G0 स्टेज में चली जाती है, क्यूसेंट स्टेज। उसके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। चेक पॉइंट सेकंड जो है वो माइनर चेक पॉइंट पाया जाता है, ये माइनर होता है। और ये जो चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट फर्स्ट, ये मेजर चेक पॉइंट होता है। अगर चेक पॉइंट फर्स्ट को कोशिका पार कर लेती है, एस फेज में चली जाती है, तो 90% चांस है कि कोशिका डिवाइड करेगी आगे चलकर। 10% चांस है कि उस चेक पॉइंट सेकंड को क्रॉस ना कर पाए, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि अगर चेक पॉइंट फर्स्ट को कोशिका क्रॉस नहीं कर पाती है तो उस कोशिका का क्या होता है, ठीक है ना। ये देख लेना, साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन जो रेगुलेट करती है सेल साइकिल को और साथ ही चेक पॉइंट को भी, ठीक है ना। ये दो चेक पॉइंट हो गए। इन चेक पॉइंट्स में होता क्या है कि इसमें देखते हैं कि कोशिका डिवाइड करने के लिए तैयार है या नहीं, या जैसे क्रोमेटिन है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसका भी चेक किया जाता है। ये जो प्रोसेस है वो चेक पॉइंट्स के दौरान पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे जीवन में केंद्रक का आकार बढ़ता है, साइज वाइज बढ़ता है, तो इसके हिसाब से चेक पॉइंट सेकंड में जैसे DNA रेप्लिकेट हुआ है, एस फेज में सेंट्रियोल रेप्लिकेट हुआ है, तो उसके बारे में अगर कोई गड़बड़ हुई है तो चेक पॉइंट सेकंड ये सब चेक पॉइंट्स में होता है। इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना एग्जाम में जो हम कंपटीशन एग्जाम की तैयार कर रहे हैं इतना लेवल होता नहीं है, ठीक है ना। G0 फेज, अगर कोशिका चेक पॉइंट फर्स्ट को क्रॉस नहीं कर पाती है तो वो G1 स्टेज से G0 स्टेज में चली जाती है। तो यह होती है नॉन डिवाइडिंग स्टेज। इसमें कोशिका डिवाइड नहीं करती है, फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ठीक है ना। मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है, ठीक है ना, अर्थात पाचन, पोषण, शोषण ये सारी क्रियाएं तो होती हैं, लेकिन बस एक सेल डिवीजन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। एग्जांपल देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि अगर कोई कोशिका G0 फेज में चली जाती है तो ये नहीं है कि ये परमानेंट ही डिवाइड नहीं करेगी। इसमें क्या होता है कि अगर कोशिका को जरूरत पड़े कि मेरे को डिवाइड करना है तो वो फिर से चेक पॉइंट क्रॉस करके एस फेज में जा सकती है। एग्जांपल देखते हैं। अगर हार्ट सेल, एक बार हार्ट बन गया तो उसकी जो सारी जो कोशिकाएं हैं वो G0 फेज में चली जाएंगी, ठीक है ना। साथ ही लीवर, एक बार लीवर बन गया उसकी जो कोशिकाएं हैं वो भी G0 फेज में चली जाएंगी। अगर खुदा ना खास्ता अगर हार्ट या लीवर पे कोई डैमेज होता है, सर्जरी वर्जरी की जाती है, तो हीलिंग की जो प्रोसेस है उसमें जो G0 स्टेज में चली गई है सेल, अर्थात नॉन डिवाइडिंग स्टेज में चली गई हैं, डिवाइड नहीं करेंगी, जो डैमेज हो गया तो उसकी हीलिंग के लिए वापस G0 स्टेज से G1 में आएंगी और G1 से चेक पॉइंट फर्स्ट को क्रॉस करके एस फेज में, चेक पॉइंट सेकंड को क्रॉस करके एम फेज में जाएंगी और डिवाइड करके वो जो हीलिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि 100% ही डिवाइड नहीं करेगी कोई भी कोशिका, ठीक है ना। अगर G0 फेज में चली गई है तो वो डिवाइड कर भी सकती है, लेकिन 100% भी होती है। जैसे नर्व सेल जो है वो कभी डिवाइड नहीं करती है, ठीक है ना। जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, नर्व सेल, वो डिवाइड नहीं करती है, वो G0 स्टेज में ही पाई जाती है हमेशा, परमानेंट, ठीक है ना। ये हो गया G0 फेज। अब हम टॉपिक देखते हैं एम फेज, ठीक है ना। एम फेज में हमारा पहला टॉपिक होगा आज माइटोटिस डिवीजन, माइटोटिस, ठीक है ना, समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल्स है, पेरेंट सेल में जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं
उसकी डॉटर सेल में भी उतने ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनमें वेरिएशन नहीं आता है, आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल, ठीक है ना। अर्थात इनकी जो मतलब पेरेंट जो सेल है, पेरेंट के समान बिल्कुल प्रतिरूप, जैसे टू कॉपी कर दिया ना किसी चीज को, कॉपी पेस्ट, वो माइटोटिस डिवीजन में होता है, सेम आइडेंटिकल, ठीक है ना। अर्थात जैसे कोशिका है, ह्यूमन की बॉडी है, उसमें एक कोशिका में 46 गुणसूत्र है, इससे माइटोटिस डिवीजन के फलस्वरूप 2 बन जाएंगी और इनमें भी 46 पाए जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी जो पेरेंट सेल है उसके समान ही बनती है, ठीक है ना। ये माइटोटिस डिवीजन हो गया, ठीक है ना। नॉर्मली डिवीजन होता है, एक से 2 बनती है, ठीक है ना, समान गुणसूत्र होते हैं, आइडेंटिकल होती है, ठीक है ना। ये माइटोटिस हो गया। अब इसमें मेनली 4 फेज पाई जाती हैं। 4 फेज से पहले देखते हैं कि माइटोटिक डिवीजन में है ना, ये 2 फेजेज में कंप्लीट होता है। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। दोबारा दूसरी प्रोसेस में होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का होता है केंद्रक का विभाजन, जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, केंद्रक विभाजन। और जो साइटोप्लाज्म का विभाजन है, केंद्रक विभाजन होने के बाद 1 से 2 केंद्रक बन गए, उसके बाद कोशिका में 2 केंद्रक होंगे, तो कोशिका में जो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव है, वो पाया जाता है, कोशिका में पाए जाते हैं। उनका विभाजन जो सेपरेशन होगा वो साइटोकाइनेसिस का अंदर होगा, कोशिका द्रव का विभाजन, ठीक है ना। कोशिका द्रव विभाजन साइटोकाइनेसिस के अंदर आएगा और कैरियोकाइनेसिस के अंदर केंद्रक विभाजन। ये पहले होगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद देखेंगे हम साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है एनिमल सेल्स और जो प्लांट सेल है वो सभी में सेम पाया जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस जो है एनिमल सेल्स और जो प्लांट सेल है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले देखते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन, केंद्रक का विभाजन, ठीक है ना। 4 स्टेप में होता है केंद्रक का विभाजन। इसको हम सीक्वेंस से याद रखेंगे, प्रोफेज, ठीक है ना, मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, टीलोफेज। आप इनको इंग्लिश में ही याद करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, प्रोफेज हिंदी में भी क्या दे देगा, प्रोफेज करके ऐसे दे देगा। अब पूर्वावस्था ना देकर प्रोफेज दे दिया तो यह तो गिरारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये याद करने में ही भलाई है आपकी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हिंदी में याद करने से बढ़िया आप ये याद रखें तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये 3 सीक्वेंस, ये 4 सीक्वेंस है। अब इनमें क्या क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम प्रोफेज पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं तो प्रोफेज को एनसीईआरटी वाले 2 फेजेज में डिवाइड, सब फेजेज में डिवाइड करते हैं। प्रोफेज हमारा लेवल 12th लेवल है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि बुक से क्वेश्चन उठाने लग गए, ठीक है ना। तो हम बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा चलेंगे। तो अर्ली प्रोफेज, और लेट प्रोफेज, ठीक है ना। एनसीईआरटी प्रोफेज को 2 सब फेजेज में डिवाइड करती है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। पहले हम अर्ली प्रोफेज देखते हैं और फिर हम लेट प्रोफेज देखते हैं, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे अर्ली प्रोफेज, ठीक है। अब
अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जैसे ही इंटरफेज कंप्लीट हो गई, G2 हो गया, ठीक है ना, तो G2 से जब चेक पॉइंट सेकेंड क्रॉस करके एम फेज में आती है, तो कैसे पता चलेगा कि कोशिका एन फेज में एंटर कर चुकी है। तो एम फेज में एंटर करते ही क्या होने लगता है कि जो क्रोमेटिन पदार्थ है कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है ना। क्रोमेटिन पदार्थ एकत्रित होने लगता है, कंडेंस होने लगता है, क्रोमोसोम में बदलने लग जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, एक बार डायग्राम, जैसे ये तंतुनुमा संरचना होती है, ये क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिन, ये क्या होने लगती है क्रोमोसोम गुणसूत्र में ऐसे इस शेप में आने लगती है, ठीक है ना। रेप्लिका हमने पढ़ा था कल, एस फेज में 2C से 4C हो जाता है, C से 2C हो जाता है, मतलब दुगनी जो सांद्रता हो जाती है, अर्थात ये इस तरह से पाया जाता है, ठीक है ना, डबल एक रेप्लिका और बन जाती है, अर्थात इस प्रकार के क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। पूरी तरह से नहीं बनते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं अर्ली प्रोफेज में, ठीक है ना। इनके जो एंड है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, अर्थात स्पष्ट संरचना इनकी बनती नहीं है, ये सभी केंद्रक के अंदर है, ये ध्यान रखना, केंद्रक के अंदर स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम में बनना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इनके जो एंड है वो स्पष्ट तरह से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसकी जो संरचना है ऊन के गोले के समान दिखाई देती है, ऊन के गोले के समान, ठीक है ना। पता कैसे चलेगा, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदलना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, उससे पता चलता है कि प्रोफेज स्टार्ट हो चुकी है, एन फेज में कोशिका प्रवेश कर चुकी है, ठीक है ना। जो सिरे हैं क्रोमोसोम के सिरे वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसकी जो संरचना है ऊन के गोले के समान दिखाई देती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड हम देखते हैं, कल जो हमने पढ़ा था एस फेज में सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसिस होता है, वो जो सेंट्रियोल है अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये सेल है पूरी, ये केंद्रक है, केंद्रक में ये स्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। साथ ही जो वो है ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ यहाँ आने के लिए मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ आने के लिए, ठीक है ना, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, सेंट्रियोल की मूवमेंट अपोजिट पोल की तरफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। साथ ही इनसे ये हमने सेंट्रोसोम की जब स्ट्रक्चर देखी थी तो एक बार सेल ऑर्गन के बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया था, वो आप देख सकते हैं। तो इनसे कुछ तंतुनुमा स्ट्रक्चर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, इनको बोलते हैं एस्टरेज, एस्टरेज, ठीक है ना, इनको या एस्टर बोल दो, ठीक है ना। एक तरह से इधर और इसी तरह से इधर चारों तरफ, ठीक है ना, चारों तरफ तंतुनुमा स्ट्रक्चर डेवलप होने लगती हैं, जिनको एस्टर या एस्टरेज बोलते हैं। ये एक कोशिका में एक पेयर में पाई जाती हैं, सेंट्रियोल दो पाए जाते हैं क्योंकि डुप्लीकेशन हो चुका है एस फेज में ही, तो अपोजिट पोल की तरफ गति करने लगते हैं, एस्टरेज एस्टर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक जो जोड़ी पाया जाएगा एक कोशिका में, एक सेल में एक जोड़ी, ठीक है ना, एक जोड़ी एस्टर, क्योंकि अपोजिट पोल की तरफ दो होंगे तो एक जोड़ी होगा ही, सामान्य सी बात है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस, ठीक है ना। एक जोड़ी जो एस्टर बनते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। ये जो तंतुनुमा स्ट्रक्चर निकलती है सेंट्रोसोम से, इसको बोलते हैं एस्टरेज, एस्टर, ठीक है ना।
ये सभी अर्ली प्रोफेज में हो जाते हैं। ठीक है, एस्टर का निगम, एस्टर का फॉर्मेशन, माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन, जैसे सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ गति करना स्टार्ट कर देते हैं, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से होते नहीं है। तो इसकी जो संरचना है ऊन के गोले के समान होती है। ये अर्ली प्रोफेज के सिम्टम्स है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं लेट प्रोफेज में क्या होता है। लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज में क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्र के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वो गायब होने स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। पहला बात। सेकंड जो काम है, सेंट्रियोल गति करना स्टार्ट हो गए थे, इसमें सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर आ जाते हैं। अपोजिट पोल्स पर। ठीक है ना। थर्ड, जो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदलना स्टार्ट हो गए थे वो पूर्णतः क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। ठीक है ना। क्रोमेटिन क्रोमोसोम में पूर्णतः बदल जाते हैं, पूर्णतः रूपांतरित। थर्ड ही हो गया। साथ ही जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी गायब हो जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी है जो गायब हो जाते हैं। ठीक है ना। ये चारों जो है ये लेट प्रोफेज के सिम्टम्स है। साथ ही इनमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये अपोजिट पोल पर आ गई, इसको मैं पूरी को एक ही स्ट्रक्चर की तरह ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये सेंट्रोसोम आ गया, इसे तंतुओं में स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की तरफ स्टार्ट होना, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर। ठीक है ना। ये क्रोमोसोम की तरफ गति करना स्टार्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये भी लेट प्रोफेज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सेंट्रोसोम से ही एस्टर रेज निकल रही हैं और इसी से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि एस्टर रेज और स्पिंडल फाइबर में अंतर क्या होता है। ठीक है ना। मेटाफेज के बाद आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है ना। सेकंड जो फेज आती है अपनी मेटाफेज। अब कैसे पता चले कि मेटाफेज स्टार्ट हो गई है? तो इसमें क्या है कि वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट हुई थी वो पूर्णतः गायब हो जाती है। केंद्रक झिल्ली पूर्णतः गायब। आप एक बार एनसीईआरटी में जब डायग्राम देखेंगे तो प्रोफेज में जो है केंद्रक झिल्ली उसको डॉट 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 के रूप में दर्शा रखा है, अर्थात पूर्णतः गायब नहीं होती है। लेकिन जब हम मेटाफेज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें जो केंद्रक झिल्ली है वो पूर्णतः गायब होती है। ओनली कोशिका झिल्ली को ही ड्रॉ कर रखा है। ठीक है ना। अर्थात केंद्रक जो झिल्ली है पूर्णतः गायब मेटाफेज में होती है। ठीक है। ये इसका पता करने का सिंबल है। ठीक है, कि कहाँ मेटाफेज स्टार्ट हो गई है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली पूर्णतः गायब हो चुके हैं तो मेटाफेज स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही जो स्पिंडल फाइबर है फॉर्मेशन हुआ था, स्पिंडल फाइबर, वो हमने फर्स्ट ही क्लास में अर्थात लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर के बारे में। जो काइनेटोकोर प्रोटीन है वो उससे अटैच हो जाती है, काइनेटोकोर से अटैच। ठीक है ना। साथ ही जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट है, उस पर एक रूप से एक सीक्वेंस में वो हो जाते हैं। ठीक है ना।
सीक्वेंस में आ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं, क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं। ठीक है ना, क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं। अब इसका मैं एक बार डायग्राम करके आपको बता देता हूँ। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, हम अपनी ही सेल के बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे ये हो गई तारक का सेंट्रोसोम, ठीक है ना, ये इक्वेटोरियल या मेटाफेजिक प्लेट हो गई, ठीक है ना। इस पर क्रोमोसोम इस तरह से अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना, ये अटैच हो गए, सॉरी ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किल होगी, इस तरह से अटैच कर लो आप इनको। समझने में आसान होगी, ठीक है ना। यहाँ काइनेटोकोर पाई जाती है सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, ठीक है ना। ये सेंट्रोमियर हो गया, यहाँ से इन स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। जैसे ये स्पिंडल फाइबर, दूसरी कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आराम से शो होगा आपको। ये स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना, ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई स्पिंडल फाइबर। साथ ही इसमें जो बाकी जो है ये एस्टरेज अभी बाकी है, अर्थात मान लो एक सेंट्रोसोम से 50 वो निकली एस्टरेज निकली, लेकिन उनमें से ही 20 जो है एस्टरेज वो काइनेटोकोर से अटैच हुई, तो वो जो 20 एस्टरेज है वो तो स्पिंडल फाइबर हो गई। बाकी जो बच गई ना 30, वो एस्टरेज का ही काम करती है, जो कि सेंट्रोसोम के चारों ओर होती है, ठीक है ना। ये इनमें डिफरेंस हो गया। इक्वेटोरियल प्लेट पर काइनेटोकोर से क्रोमोसोम सॉरी स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं सेंट्रोसोम और काइनेटोकोर से, ठीक है ना। ये हो जाता है मेटाफेजिक प्लेट मेटाफेजिक फेज में, ठीक है ना। केंद्रक झिल्ली पूर्णतः स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो गई, ये यहाँ हो गई। जो क्रोमोसोम है मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पर सीक्वेंस से व्यवस्थित रूप से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो व्यवस्थित रूप से आ जाते हैं तो एक बात, जो मोर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर का अध्ययन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्टडी ऑफ मोर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये अकर इन मेटाफेज, ठीक है ना। अर्थात मेटाफेज में मोर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर का अध्ययन कर सकते हैं क्रोमोसोम की, ठीक है ना। ये पॉइंट याद ना, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है कि मोर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर का अध्ययन सेल डिवीजन के किस फेज में किया जाता है, तो वो है मेटाफेज में, ठीक है ना। एक आता है शेप, आई शेप, जे शेप, एल शेप, ये जो शेप है उनका अध्ययन हम करते हैं एनाफेज में, ठीक है ना। शेप आकारिकी, और ये यहाँ है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आकारिकी अलग है और स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है ना। एक्रोमियर वो जो है वो स्ट्रक्चर में, और जो जे शेप और ये शेप है ना वो एनाफेज में हम अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी हो गए मेटाफेज में। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच, झिल्ली पूर्णतः गायब, क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर, मोर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर का जो अध्ययन है क्रोमोसोम की का वो इस पेज में, ये 4 पॉइंट इसमें हो गए, ठीक है ना। साथ ही हमने एस्टरेज और जो स्पिंडल फाइबर है उसमें डिफरेंस भी देख लिया। नेक्स्ट जब हम देखते हैं एनाफेज, क्या होता है एनाफेज में। साथ ही हम देखते हैं एनाफेज से पहले एक चीज और देख लें, जैसे ये है लास्ट की ही हम बात करते हैं, डिटेल में देखें। ये इक्वेटोरियल प्लेट हो गई, ठीक है ना।
ये अपने वो हो गए, ये सेंट्रोमियर हो गया। दो ही देख लेते हैं, ठीक है ना। ये सेंट्रोसोम हो गया और ये हो गया स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच, ठीक है ना। अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र। ये एक है, ये पूरा एक गुणसूत्र है। तो अपनी जो बॉडी में पाए जाते हैं एक कोशिका में, वो होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है ना। 46 क्रोमोसोम। अब एक से स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे हैं, एक स्पिंडल फाइबर ये जुड़ रहा है, एक स्पिंडल फाइबर ये जुड़ रहा है। एक क्रोमोसोम से जुड़ रहे हैं स्पिंडल फाइबर दो, तो 46 क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे भाई ऐसे, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना कि जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो स्पिंडल फाइबर पाए जाएंगे भाई ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाफेज कि एनाफेज में क्या होता है। ठीक है ना। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, स्पिंडल फाइबर में जो काइनेटोकोर से अटैच थे उनमें संकुचन होता है और वो सेंट्रोसोम की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ गति करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है ना, तार का। ये जो स्पिंडल फाइबर थे ये इस तरफ गति करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, सेंट्रोसोम की तरफ। तो वो जो जब जैसे ये है, ये संरचना है आपकी, वो सॉरी ये संरचना है, एक इस तरफ से खींच रहा है, एक इस तरफ से खींच रहा है, तो ये जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। ये जो संरचना है, एक तार यहाँ लगाकर हम यहाँ खींचेंगे, एक तरफ यहाँ लगाकर खींचेंगे, तो ये बीच में से कट होकर एक आधा हिस्सा इस तरफ चला जाएगा, आधा इस तरफ, ठीक है ना। इसी प्रकार जो चार स्टैंड थी वो डिवाइड हो जाती हैं उसकी, ठीक है ना। और सेंट्रोमियर जो पाया जाता है वो भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। ये डिवाइड हो जाते हैं। ये जो संरचना है, अर्थात इनमें जो रेप्लिका बनी थी सेंट्रोमियर, ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। सेंट्रोमियर डिवाइड हो गई, एक से दो गुणसूत्र बन गए। अगर एक ही सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अगर एक ही स्टैंड से डुप्लीकेट क्रोमोसोम, तो ये संख्या में एक ही होते हैं। अगर ये सेंट्रोमियर, ये अगर पार्ट डिवाइड हो गया तो एक से बन जाते हैं दो, ठीक है ना। ये बन गया, तो एक से बन गए दो, ठीक है ना। तो ये एक से दो बन गए, ठीक है ना, क्रोमोसोम। अर्थात 46 क्रोमोसोम अगर अपनी एक सेल में पाए जाते हैं ह्यूमन की बॉडी में, तो 46 से हो गए 92, ठीक है ना। इस स्टेज में, एनाफेज में, ह्यूमन बॉडी में 46 जो गुणसूत्र एक सेल में पाए जाते थे वो डबल होकर 92 हो जाते हैं, ठीक है ना। एनाफेज में ये हो गया। स्पिंडल जो फाइबर है वो संकुचित होकर ध्रुव की तरफ गति करने लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है और जो गुणसूत्र हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, एक से दो बन जाते हैं। अर्थात जैसे कि 46 जो गुणसूत्र ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमन की एक सेल में पाए जाते हैं, वो 46 से 92 हो जाते हैं माइटोटिक डिवीजन की एनाफेज में, ठीक है ना। ये हो गए स्पिंडल फाइबर। उसमें लास्ट हम पढ़ते हैं
टीलोफेज। हाँ, एक बात और इसमें गुणसूत्रों को शेप का अध्ययन किया जाता है, शेप ऑफ क्रोमोसोम। आई शेप, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो शेप है क्रोमोसोम की, इनका अध्ययन एनाफेज में किया जाता है, ये ध्यान रखना। और जो स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी का अध्ययन वो किया जाता है मेटाफेज में, ठीक है ना। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट, इनमें काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। साथ ही इनमें क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, जो एग्जांपल मैंने बता ही दिया कैसे होता है और क्यों होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया। स्पिंडल फाइबर गति करने लगते हैं ध्रुवों की तरफ, ठीक है ना, उनमें संकुचन उत्पन्न होता है। लास्ट हम देखते हैं मेटाफेज, सॉरी टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस की लास्ट जो फेज है वो है टीलोफेज। इसमें क्या होता है, जो एनाफेज में हुआ था, वो सॉरी प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में जो हुआ था उसका जो विपरीत होगा वो टीलोफेज में होगा। अर्थात जो केंद्रक झिल्ली गायब हुई थी, केंद्रक झिल्ली गायब हुई थी, वो वापस आने लगती है, ठीक है ना। साथ ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, ये सभी जो गायब हुए थे ये भी वापस आने लगते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम, क्रोमेटिन ने क्रोमोसोम में प्रोफेज में बदल गया था, लेकिन टीलोफेज में क्रोमोसोम है वो वापस क्रोमेटिन में तंतु जैसी संरचना में बदल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे बाण में जो हो गए थे, ठीक है ना, बाण में जो हो गए थे एक सेल में, वो सभी क्रोमेटिन में बदल जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ आ जाते हैं। वो अभी मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी काम टीलोफेज में हो जाता है। एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर के दौरान भी। जैसे 46 ऊपर की तरफ विपरीत ध्रुव की तरफ स्पिंडल फाइबर में संकुचन हुआ था, 46 नीचे की तरफ। 46 तो इस तरफ आ जाते हैं, जो क्रोमेटिन की संरचना है, तंतुनुमा संरचना 46 हो गई है। ह्यूमन में लेकर देखते हैं, इसके चारों ओर हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से, ठीक है ना। 46 इस तरफ आ गई, ये केंद्रक झिल्ली है, ये ध्यान रखना, क्रोमेटिन केंद्रक में पाया जाता है, ये केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जो वापस बनी थी ये, ठीक है ना। ये क्रोमेटिन 46 क्रोमोसोम का ही क्रोमेटिन में बदला है, क्रोमोसोम पाए जाते थे 46 जो क्रोमेटिन में चेंज हो गए हैं, उनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली आ गई, ठीक है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, वही डुप्लीकेट होकर। आगे नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, एनिमल में अलग, एनिमल सेल्स में अलग होता है, प्लांट सेल्स में अलग होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।